हाँ भाई दोस्तों, राधे राधे, प्रणाम सबको, गुड इवनिंग, सबको नमस्ते, सबको जय श्री राम, सबको जय माता दी। और अब जहाँ जहाँ से आए हो सबको उसकी उसकी धरती से प्रणाम। आज की क्लास जो है अपन वापस शैक्षिक परिदृश्य को आगे बढ़ाएंगे। आपको पता है कि टॉपिक वाइज जो है अपनी सीरीज चल रही थी और टॉपिक वाइज सीरीज के अंतर्गत अपन शैक्षिक परिदृश्य के अंतर्गत राज्य और सरकार की कल्याणकारी योजनाएं और पुरस्कार के बारे में अध्ययन कर रहे थे। अधिगम के नवाचार अपन ने पूरे कर लिए थे। आज की कक्षा में आज अपन फिर से पुरस्कार के बारे में अध्ययन करेंगे, योजनाओं के बारे में अध्ययन करेंगे और टॉपिक वाइज चलेगी। आपको बताया कि शैक्षिक परिदृश्य की जो आज अपनी क्लास होने वाली है दोस्तों, 12वें नंबर की क्लास है ना। 11 क्लासेस जो है अपन पहले पढ़ चुके हैं, 12वीं क्लास चल रही है और 6 से 7 क्लास आपको और मिलेगी, जिसमें आपके एमसीक्यू के साथ में या आपका जो एजुकेशन लैंडस्केप है वो कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। ये पूरा का पूरा टॉपिक आपके एक बार कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में इस स्लॉट की जगह पे कोई आईसीटी वाला स्लॉट लगाएंगे या कुछ न कुछ करेंगे ताकि वो भी आपके एक साथ कंप्लीट होकर के चला जाए। और यकीनन आपको जो टॉपिक वाइज जो करवाए जा रहे हैं वो हमेशा सही रहेंगे, क्योंकि मैं केवल एमसीक्यू ना करवा रहा हूं, आपको पता है कि साथ साथ में थ्योरी भी समझाई जा रही है। तो ये चीजें आपके दोनों जगह पे काम आ रही है, थ्योरी भी कंप्लीट हो रही है और साथ साथ में क्या हो रहा है, आपके एमसीक्यू भी कंप्लीट हो रहे हैं। और तरीका जो होता है पढ़ाई का बस यही होता है कि आप एमसीक्यू के माध्यम से कंसेप्ट को ज्यादा क्लियर कर सकते हो। तो यकीनन आपको याद आ, और साथ साथ में मैं आपको पीडीएफ टेलीग्राम के ऊपर अवेलेबल करवा रहा हूं। जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम पेज है, वहां पे जाकर के आप पीडीएफ ले लें। पीडीएफ पे आपको थ्योरी मिलेगी, अपने पेज के अंदर उतार ले। मैंने आपको पहले ही कहा था कि मेरे पेज यदि आप उतारोगे तो आपके 3-4 पत्ते भराएंगे, केवल 3-4 पेज के अंतर्गत जो है आपके लगभग कंप्लीट शैक्षिक परिदृश्य उतर जाएगा। वो 4 पेज को 40 बार पढ़ना, आपके 80% से ज्यादा नंबर उसी में से आ जाएंगे। वहां से प्रश्न कोई बाहर नहीं जाएगा। मैं इतना यूं कह सकते हो सरल, सटीक, संक्षिप्त और संपूर्ण पढ़ा रहा हूं, छोड़ भी कुछ नहीं रहा हूं, पूरा पढ़ा रहा हूं, लेकिन एग्जाम के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाया जा रहा है। तो वहां से आप निकलिएगा दोस्तों। चलिएगा, आज अपन किसके बारे में बात करेंगे। आज की क्लास का पहला प्रश्न क्या है आपकी स्क्रीन पर एक बार देखिएगा, बाकी सारी बातें मैं आपको बीच में जैसे जैसे टॉपिक आएगा बताते रहूंगा। पहला प्रश्न आपको क्या कह रहा है, बालिका शिक्षा फाउंडेशन राजस्थान की स्थापना कब की गई है। भाई ऑप्शन आपको पूछा है, भाई किसके लिए पूछा है, बालिका फाउंडेशन की स्थापना कब की गई। 30 मार्च 1995, 1 अप्रैल 1995, 15 अगस्त 1995, 26 जनवरी 1995। थ्योरी क्लास के अंतर्गत मैंने पूरा बालिका फाउंडेशन आपको डिटेल से पढ़ा रखा है। एक एक योजना की पूरी जानकारी दे रखी कि बालिका शिक्षा फाउंडेशन क्या है। दोस्तों आप सब लोगों को पता ही होगा कि बालिका शिक्षा फाउंडेशन की जो शुरुआत की गई थी वो की गई थी आपके 30 मार्च 1995 के दिन। क्या था बालिका शिक्षा फाउंडेशन, ध्यान रखिएगा, राज्य की तरफ से बालिकाओं के शिक्षा को बढ़ाने के लिए, बालिकाओं की शिक्षा में गुणवत्ता सुधार के लिए, है ना, लैंगिक भेदभाव को समाप्त करने के लिए और बालिकाओं की क्षमताओं को विकसित करने के लिए चलाए जाने वाला एक सबसे बड़ा कार्यक्रम, एक सबसे बड़ा योजना था जिसका नाम था बालिका शिक्षा फाउंडेशन। इसके अंतर्गत कई प्रकार की योजनाएं, कई प्रकार के क्रियाकलाप जो है इसके अंदर सम्मिलित है। मतलब ये एक पूरी की पूरी संस्था है जिसके अंदर अलग अलग छोटी छोटी योजनाएं चलती हैं। उसका पूरा का क्या नाम है दोस्तों, बालिका शिक्षा फाउंडेशन, जो राजस्थान सरकार के द्वारा कह सकते हो या राज्य सरकार के द्वारा कह सकते हो चलाई जाने वाली सबसे बड़ा एक संस्थान है, सबसे बड़ा ग्रुप है, सबसे बड़ा संगठन है जो लड़कियों के लिए, बालिकाओं की शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए काम करता है। इसकी शुरुआत आपके की गई थी 30 मार्च 1995। तो जिस वक्त इसकी शुरुआत की गई थी, आपको पूछ ले तो उस वक्त तत्कालिक जो मुख्यमंत्री थे वो कौन थे। तो इसको शुरुआत करने का जो सबसे बड़ा श्रेय जाता है दोस्तों, वो जाता है भैरव सिंह जी शेखावत को। भैरव सिंह जी शेखावत उस वक्त के राजस्थान के तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, जिन्होंने आपके इस बालिका शिक्षा फाउंडेशन को बढ़ाने के लिए दोस्तों सबसे ज्यादा काम किया था। इन्होंने राज्य सरकार की तरफ से 1 करोड़ का फंड उपलब्ध करवाया था। अभी कितना करवाया था, 1 करोड़ रुपए पहले दिए थे, तब जाकर के बालिका शिक्षा फाउंडेशन की शुरुआत हो पाई। और शुरुआत होने के बाद वर्तमान में तो फंड अलग अलग तरीके से लिया जाता है, निजी विद्यालयों के रजिस्ट्रेशन से लिया जाता है ना, निजी प्राइवेट संस्थान जो शैक्षिक प्रक्रिया से जुड़े हुए हैं वो जो अपना रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, मान्यता लेते हैं, उस मान्यता से जो पैसे आते हैं उसका खर्चा बालिका शिक्षा फाउंडेशन के तहत चलने वाली योजनाओं में किया जाता है। लेकिन जब पहली बार इसका निर्माण किया गया था तब राज्य सरकार की तरफ से कितनी अनुदान राशि दी गई थी दोस्तों, तो अनुदान राशि कितनी थी, आपके 1 करोड़ की अनुदान राशि दी गई थी। यह भी आपको ध्यान रखना है कि उस वक्त तत्कालीन मुख्यमंत्री कौन थे, तो मुख्यमंत्री का नाम भी आपको याद रखना है कि उस वक्त जो मुख्यमंत्री थे उनका नाम था आपके भैरव सिंह जी शेखावत। चलिए मैं थोड़ा सा आपको और बता देता हूं, देखिएगा बालिका शिक्षा फाउंडेशन की यदि मैं बात करूं दोस्तों तो इसकी स्थापना की गई थी 30 मार्च 1995।
30 मार्च के दिन आप लोगों को सबको पता है कि 30 मार्च के दिन राजस्थान दिवस भी मनाया जाता है। तो इसकी स्थापना जो की गई थी दोस्तों, वो किस दिन की गई थी? आपके राजस्थान दिवस के दिन इसकी स्थापना की गई थी। आपको ध्यान रखना है कि इसका मुख्यालय कहां खोला गया, तो शिक्षा संकुल का जो परिसर है जयपुर में, शिक्षा संकुल परिसर जयपुर के अंदर जो है आपके बालिका शिक्षा फाउंडेशन का मुख्यालय या इनका जो कार्यालय है, इनका हेड ऑफिस है, जो कहां बनाया गया है दोस्तों, तो वो बनाया गया है आपके जयपुर में। और जयपुर में किस जगह? शिक्षा संकुल परिसर के अंतर्गत। फिर मैं आपसे यहां पे बात करूं दोस्तों कि जब इसको शुरुआत करने के लिए सबसे पहले राज्य सरकार द्वारा 1 करोड़ राशि का अनुदान दिया गया था, जो मैंने अभी अभी आपको बताया था कि सर्वप्रथम जब इसको शुरुआत की गई थी तब 1 करोड़ का अनुदान की क्या पड़ी थी, इनको आवश्यकता पड़ी थी। 1 करोड़ के अनुदान से यह राशि शुरू हुई थी। और आपको ध्यान रखना, प्रारंभ किया गया था उस वक्त जो मुख्यमंत्री थे दोस्तों, उस वक्त मुख्यमंत्री कौन थे दोस्तों, तो वहां पे याद रखिएगा उस वक्त मुख्यमंत्री थे भैरव सिंह जी शेखावत। और इनका मुख्य उद्देश्य क्या था इस योजना का? इसका प्रमुख उद्देश्य था बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना। यह बालिका फाउंडेशन के बारे में आपको बारीक चीजें क्या है बार बार से याद रखनी है। इसके बारे में जैसे जैसे प्रश्न आता जाएगा मैं और बताता जाऊंगा आपको, बिल्कुल। तो इसके आधार पर जो अपना उत्तर सही हो जाता है वो कौन सा हो जाता है दोस्तों? 30 मार्च 1995। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, बालिका शिक्षा फाउंडेशन का मुख्यालय कहां स्थित है? अभी अपन ने इसके बारे में चर्चा की थी। आपसे पूछ रहे हैं कि बालिका शिक्षा फाउंडेशन जो चलता है इसका मुख्यालय कहां स्थित किया गया है? ऑप्शन ए के आपके सामने जयपुर, दूसरा है जोधपुर, तीसरा है अजमेर और चौथा कौन सा हो जाएगा? उदयपुर। तो मैंने अभी आपको बताया था कि बालिका शिक्षा फाउंडेशन का जो मुख्यालय बनाया गया है, इनका जो हेड ऑफिस बनाया गया है वो किस जगह पे बनाया गया है? वो बनाया गया है आपके संकुल परिसर जो है, शिक्षा संकुल परिसर जो जयपुर के अंतर्गत बना हुआ है, इसके अंतर्गत आपके क्या बनाया गया है? इसका हेड ऑफिस बनाया गया है शिक्षा संकुल परिसर जयपुर के अंतर्गत। किसका पूछा है दोस्तों? बालिका शिक्षा फाउंडेशन का जो मुख्य कार्यालय बनाया गया है वो कहां बनाया गया है दोस्तों? जयपुर। इसके आधार पर जो आपका उत्तर सही हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? ए वाला उत्तर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है? बालिका शिक्षा फाउंडेशन स्थापना के समय राजस्थान राज्य सरकार द्वारा अनुदान कितना किया गया था? यह पूछ रहे कि जब पहली बार, जब आपके 30 मार्च के दिन जब पहली बार बालिका शिक्षा फाउंडेशन की शुरुआत की जा रही थी, उस वक्त कितनी राशि जो है राज्य सरकार की तरफ से दी गई थी? 1 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़ या 5 करोड़? बिल्कुल आप सब लोगों ने पढ़ा है और अभी मैंने इसका आंसर बताया था जब आपको थ्योरी बता रहा था कि इसको प्रारंभ करने के लिए खर्चा जो पहली बार दिया गया था वो राशि कितनी थी दोस्तों? 1 करोड़। 1 करोड़ राशि का अनुदान दिया गया था। कहां से दिया गया था? मुख्यमंत्री ने दिया था, है ना, राज्य सरकार के द्वारा। जो किसकी योजना भी राज्य सरकार की है, किसके द्वारा दिया गया था दोस्तों? तो याद रखिएगा राज्य सरकार के द्वारा दिया गया था। मुख्यमंत्री का नाम मैंने अभी आपको बता दिया कि मुख्यमंत्री का नाम आपको याद रखना है दोस्तों, भैरव सिंह जी शेखावत, है ना। इन्होंने बालिका शिक्षा को बढ़ाने के लिए इस योजना के क्या किया था? प्रारंभ किया था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा यहां पे? 1 करोड़। बिल्कुल। लीजिएगा अगला प्रश्न, बहुत अच्छा प्रश्न है। बालिका शिक्षा फाउंडेशन के अंतर्गत धन राशि के क्या स्रोत हैं? यानी कि बालिका शिक्षा फाउंडेशन जो कार्यक्रम चलाया जाता है, इस कार्यक्रम के तहत जो फंड आता है वर्तमान में, जब पहली बार शुरू किया गया था तब तो 1 करोड़ रुपए की राशि थी, लेकिन ये कार्यक्रम अभी भी तो चल रहे हैं। इसके अंदर कई प्रकार के पुरस्कार दिए जाते हैं, तो उनको पुरस्कार देने के लिए राशि भी तो चाहिए सरकार के पास में। तो वो धनराशि कहां से आ रही है? वो फाउंडेशन की जो राशि है वो कहां से प्राप्त हो रही है? आपको यह पूछा गया है दोस्तों। तो दोस्तों यहां पर आपको ध्यान रखना है कि ऑप्शन 1 दे रखा है, निजी विद्यालयों को मान्यता प्राप्त से मिलने वाली धनराशि, सरकार को कर से प्राप्त धनराशि, केंद्र तथा राज्य सरकार का बराबर अनुदान या उपयुक्त सभी। मैंने आपको पहले ही कह दिया था कि केंद्र सरकार का इसमें रोल नहीं, राज्य सरकार की योजना है, तो इसको तो अपन पहले ही काट देंगे। सरकार के कर से प्राप्त नहीं। मैंने आपको बताया था वर्तमान में कि ध्यान रखिएगा बालिका शिक्षा फाउंडेशन के अंतर्गत वर्तमान में जो राशि दी जाती है वो कहां से दी जाती है? निजी विद्यालयों को मान्यता प्राप्त देने पर। जो भी प्राइवेट सेक्टर जो शिक्षा से जुड़े हुए हैं, प्राइवेट सेक्टर जो एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, उनके द्वारा वो जब रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, वो जब मान्यता लेते हैं, उस मान्यता से जो राशि प्राप्त होती है उस राशि के माध्यम से बालिका फाउंडेशन के अंतर्गत चलने वाली सभी योजनाओं का क्या किया जाता है दोस्तों? संचालन किया जाता है ना। यह आपको इसके संदर्भ में क्या रखना है दोस्तों? ध्यान रखना है। फिर इसके बाद यदि मैं आपको बताऊं, बालिका शिक्षा फाउंडेशन के माध्यम से, बालिका शिक्षा फाउंडेशन के माध्यम से वहां से इनको राशि प्राप्त होती है। उसके बाद में यदि मैं बताऊं दोस्तों, आपको डिटेल बता दूं थोड़ी इसके बाद में, कि निजी शैक्षणिक संस्थानों से मान्यता प्राप्त राशि दी जाती है। वर्तमान मान्यता प्राप्त राशि का स्रोत क्या बना हुआ है कि वर्तमान के अंतर्गत जो लोग मान्यताएं लेते हैं उनको किस प्रकार से मान्यता दी जाती है। अब कक्षा 1 से 8 तक यदि कोई व्यक्ति विद्यालय की मान्यता लेगा तो उसको 10,000 रुपए की मिनिमम राशि आपको राज्य सरकार को जमा करवानी होती है।
कक्षा 9 से 10 की कोई मान्यता लेता है तो उसको 50,000 रुपए की राशि कम से एक पैरामीटर जो उनको जमा करवानी होती है सिक्योरिटी के तौर पर। और एक आपके बना रखा है कक्षा 11 और 12 के अंतर्गत यदि कोई मान्यता लेगा तो उसको कितनी राशि जमा करवानी पड़ेगी, 70,000 रुपए जमा करानी पड़ेगी। लेकिन 11वीं और 12वीं के अंदर संकाय चलते हैं, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस वगैरह। तो यदि कोई व्यक्ति एक से अधिक संकाय लेता है तो प्रत्येक संकाय उसको 30,000 रुपए की राशि क्या जमा करानी पड़ेगी, अतिरिक्त जमा करवानी पड़ेगी। सामान्य तौर पर एक संकाय से ले रहा है तो 70,000 रुपए, जैसे किसी ने आर्ट्स के नाम से रजिस्ट्रेशन करवा लिया, विद्यालय ले ली, लेकिन अब वो साइंस भी पढ़ाना चाहता है, साइंस संकाय का जो है वो इसकी भी मान्यता लेना चाहता है। यदि उसको साइंस संकाय की मान्यता लेनी है तो 30,000 रुपए उसको और जमा करवाने पड़ेंगे। वाणिज्य की संकाय की यदि उसको मान्यता लेनी है तो और 30,000 रुपए जमा करवाने पड़ेंगे। प्रति संकाय 30,000 रुपए, और बाकी जो होगी वो कितनी हो जाएगी आपकी धनराशि, 70,000 रुपए इनको जमा करवानी पड़ेगी। तो आपको पूछ लिया जाए दोस्तों कि वर्तमान में राशि का स्तर क्या रहेगा। पहली से 8वीं 10,000, कक्षा 9वीं से 10वीं 50,000, कक्षा 11वीं से 12वीं कितनी हो जाएगी दोस्तों, 70,000। और प्रति संकाय पर यदि अतिरिक्त आपको राशि पूछ ले तो कितनी हो जाएगी आपके, 30,000 हो जाएगी। यहां से आपको पूछा गया कि बालिका शिक्षा फाउंडेशन के अंतर्गत जो धनराशि दी जाती है वो कहां से आएगी दोस्तों, निजी विद्यालयों से मान्यता प्राप्त करने पर जो राशि, निजी विद्यालय कोई से भी हो सकते हैं, कोई कॉलेज का रजिस्ट्रेशन की भी वर्तमान में जो राशि आती है, जो राज्य सरकार अगर देती है, बीएड, एसटीसी वगैरह, किसी को भी मान्यता वगैरह, तो उनकी जो राशि आएगी वो भी यहां पे क्या हो जाएगी आपके, जमा हो जाएगी। ये भी इसके संदर्भ में क्या रखना है भी, ध्यान रखना। हाँ बिल्कुल, अब देखिएगा ये आपको ध्यान रखना है, यहां पे क्या हो जाएगा आपका उत्तर ए वाला सही हो जाएगा। ये मैंने आपको पूरा का पूरा समझा दिया, इसका उत्तर दीजिएगा। कक्षा 11 तथा 12 की मान्यता लेने के लिए प्रति संकाय पर अतिरिक्त राशि कितनी दी जाती है, इसका आपको उत्तर बताना है। कौन सी राशि, अतिरिक्त राशि, यानी कि 11वीं 12वीं की मान्यता की बात नहीं कर रहा है। मान्यता लेने के लिए तो 70,000 देनी पड़ेगी। यह कह रहा है कि यदि आपको मान्यता लेनी और संकाय बढ़ाना है तो प्रति संकाय आपको अतिरिक्त कितने पैसे देने पड़ेंगे, 10,000 रुपए, 50,000 रुपए, 70,000 रुपए या 30,000 रुपए भी, कितनी राशि आप अतिरिक्त जमा करवाओगे। आपके राशि की जो संख्याएं होगी वो अतिरिक्त कितनी होगी भाई, 10,000 रुपए होगी, 50,000 रुपए होगी, 30,000 रुपए होगी या 70,000 रुपए होगी। अभी 2 मिनट पहले अपन ने इसके ऊपर चर्चा की थी कि यदि आपको केवल 11वीं और 12वीं की मान्यता लेनी है तो 11वीं और 12वीं की मान्यता लेने के लिए तो आपको कितने पैसे जमा करवाने पड़ेंगे, 70,000 रुपए, अभी बढ़ा था अपन ने। और आपको यदि पहली से 8वीं तक की लेनी है तो कितने जमा करवाने पड़ेंगे आपको, 10,000 रुपए। आपको माध्यमिक शिक्षा की लेनी है 9वीं से 10वीं तक की तो आपको कितने जमा करवाने पड़ेंगे आपको, 50,000 रुपए। लेकिन इन्होंने क्या बताया था कि यह पूछ रहा है कि 11वीं और 12वीं की मान्यता लेने के लिए प्रति संकाय अतिरिक्त राशि कितनी दी गई है। तो 70,000 रुपए में आपको एक संकाय मिल जाएगा। आपको एक संकाय और बढ़ाना है, इसके लिए अतिरिक्त धनराशि कितनी तय की गई है, तो इसके लिए अतिरिक्त धनराशि आपके की गई है 30,000 रुपए। यदि एक संकाय पर आपको प्रति संकाय कितनी जमा करवानी होगी, यदि आप 2 संकाय और लोगे तो 60,000 रुपए की राशि आपको क्या करनी पड़ेगी, अतिरिक्त जमा करवानी होगी। और ये सारी की सारी राशि का जो खर्चा किया जाता है वो किसमें किया जाता है, आपके बालिका शिक्षा फाउंडेशन के अंदर, जिसमें आपके बालिका है ना, गार्गी पुरस्कार वगैरह हो गया, बालिका प्रोत्साहन वगैरह हो गया, बेटी योजनाएं होगी, ऐसी कई प्रकार की योजनाएं हैं, अपनी बेटी योजना वगैरह, इनके जो सब बालिका शिक्षा फाउंडेशन के अंतर्गत चलते हैं, इनके अंदर जो धनराशि आती है उनकी धनराशि का एक वर्तमान में एकमात्र रास्ता बचा हुआ है, इनकी सारी धनराशि इसी में खत्म होती है। ये कितना हो जाएगा आपके 30,000 रुपए, यानी कि सी वाला उत्तर अपन यहां पे क्या कर देंगे दोस्तों, सही कर देंगे। एक चीज को ध्यान से उतारिएगा, क्योंकि मैं केवल आपको यहां पे है ना केवल थ्योरी बढ़ा करके भाग नहीं रहा हूं, ये केवल आपको प्रश्न के ऊपर टिक लगा के नहीं भाग रहा हूं, बल्कि एक प्रश्न के माध्यम से जुड़े हुए सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो रहे हैं। इसलिए कह रहा हूं कि इसके नोट्स बना करके रखना, एग्जाम टाइम में काम आएगा। बहुत सारे बच्चे मुझसे मांगते हैं कि इसकी शॉर्ट पीडीएफ दे दो, है ना, ये डाल दो वगैरह। पीडीएफ की क्या जरूरत है, इतनी तो मेहनत कर ही लो। पीडीएफ तो मैं डाल ही रहा हूं आपको टेलीग्राम पे, लेकर के पेज के ऊपर उतार दो, काम आएगी। और ये 5 पेज लिख करके जहां पढ़ रहे हो ना वहां पे चिपका देना, ताकि आपके एग्जाम तक आप 50 बार पढ़ोगे, योजनाएं मुंह पे एकदम रट्टा मार तरीके से याद हो जाएगी। न तो कोई तारीख भूलोगे, न कोई सन भूलोगे, ना समिति का कौन अध्यक्ष, कुछ भी आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, स्वतः अपने आप ये चीजें याद हो जाएगी। इसीलिए इनका ये रखना जरूरी है। तो सभी चीजों की, क्योंकि बाकी सब जगह आप पढ़ रहे हो, अभी तक जो बच्चे पढ़ रहे हैं या जिन्होंने पढ़े हैं या किताब में जो कंटेंट आ रहा है वो आपके एजुकेशन लैंडस्केप का ना आकर के एजुकेशन मैनेजमेंट का आ रहा है ना, शिक्षक प्रबंधन का आ रहा है। तो आपको शिक्षक प्रबंधन ना पढ़ के शैक्षिक परिदृश्य वाला भाग पढ़ना है, जो प्रबंधन के अंतर्गत ही आता है, लेकिन पूरा प्रबंधन नहीं है। आपके प्रबंधन का जनक कौन है,
है ना, प्रबंधन का गुरु कौन है, इतना आपको नहीं, आपके केवल एक दे रखा है विद्यालय प्रबंधन। विद्यालय प्रबंधन में कौन कौन आते हैं, तो विद्यालय प्रबंधन में कोई पढ़ने जैसी कोई चीज ही नहीं है, प्रधानाचार्य आता है, सारे शिक्षक आते हैं, पियोन वगैरह आते हैं, बस ये तो लोग विद्यालय को है ना, उनके अधिकारी वगैरह जो होते हैं वो आते हैं विद्यालय प्रबंधन में। तो प्रधानाचार्य का क्या काम है, एक शिक्षक का क्या काम है ना, जो पियोन होता है उनका क्या काम है, कलर का क्या काम है, ये चीजें पढ़ने जैसी नहीं होती, ये अपने आप आ जाती है। इनके क्या प्रश्न बनेगा विद्यालय प्रबंधन में, तो विद्यालय प्रबंधन में 2 समितियां दे रखी वो अलग है, तो पूरा प्रबंधन आपको नहीं पढ़ना, ये है ना लुथिर गुलिक वगैरह, ये इस प्रकार के प्रश्न आपसे दूर रखने इनको। बालिका शिक्षा फाउंडेशन के संगठन में शासी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, पहले इस चीजों को समझ लो। बालिका शिक्षा फाउंडेशन को संचालित करने के लिए 2 समितियों का निर्माण किया गया था। एक समिति का नाम था शासी परिषद जो राजनीतिक स्तर पर गठित की गई थी, और एक का जो नाम था उसका नाम था कार्यकारिणी समितियां, जिसको अपन निष्पादन समिति के नाम से भी जानते हैं। यह किया गया था आपके प्रशासनिक स्तर पर गठन। यह आपसे पूछ रहा है कि शासी परिषद बालिका शिक्षा फाउंडेशन के अंतर्गत है ना, जो संगठन के अंतर्गत जो शासी परिषद बना था उसका अध्यक्ष कौन होगा, मुख्यमंत्री, मुख्य शिक्षा सचिव, शिक्षा मंत्री या राज्यपाल। अब देखिएगा मैं आपको बता देता हूं, बालिका शिक्षा फाउंडेशन के अंतर्गत 2 समितियां बनाई गई थी, ये देखिए, एक है शासी परिषद और दूसरे का नाम क्या रखोगे, कार्यकारी परिषद। ध्यान रखना इसको निष्पादन परिषद भी कहा जाता है या निष्पादन समिति भी कहा जाता है, निष्पादन आ जाए या कार्यकारिणी आ जाए, दोनों एक है। शासी परिषद का गठन आपके राजनीतिक स्तर पर किया गया था, और आपके निष्पादन समिति का जो गठन किया गया था वो किसके आधार पर किया गया था, आपके प्रशासनिक स्तर पर। तो जो शासी परिषद होगा जिसका गठन राजनीतिक स्तर पर हुआ है, तो इसके जो अध्यक्ष उपाध्यक्ष होंगे वो भी राजनीति से जुड़े हुए होंगे। तो इनके जो अध्यक्ष होते हैं दोस्तों वो तो होते हैं आपके मुख्यमंत्री। शासी परिषद का जो बालिका फाउंडेशन के अंतर्गत जो शासी परिषद बनेगा उसका जो अध्यक्ष बनेगा वो तो मुख्यमंत्री। उपाध्यक्ष शिक्षा सचिव जो सामान्यतः शिक्षा मंत्री होते हैं। तो यहां पे भी आप ये कह सकते हो अध्यक्ष मुख्यमंत्री और उपाध्यक्ष आप किसको रख सकते हो, शिक्षा मंत्री को रख सकते हो। ये राजनीतिक स्तर पर बना हुआ है। और एक ढांचा बना हुआ है आपके, वो बना हुआ है प्रशासनिक स्तर पर, यानी कि अधिकारियों के अंदर। तो यहां पे ध्यान रखना है कि यहां पे इनका जो अध्यक्ष होता है वो तो होता है मुख्य सचिव। किसका, शिक्षक मुख्य सचिव जो कार्यकारी परिषद है, और यहां पे जो इनका उपाध्यक्ष होता है वो होता है आपके शिक्षा सचिव। तो ये दोनों के अंदर याद रखिएगा, यहां पे आप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री याद कर लीजिएगा सिंपल तरीके से, और यहां पे याद कर लीजिएगा मुख्य सचिव और उपाध्यक्ष कौन हो जाएगा, आपके शिक्षा सचिव। ये आधिकारिक है और ये राजनीतिक है, ये 2 प्रकार के संगठन इनको संचालन करने के लिए बनाए गए थे। अब आपसे प्रश्न क्या पूछ रहा है, बालिका शिक्षा फाउंडेशन संगठन में शासी परिषद का अध्यक्ष कौन होगा। तो सिंपल सी बात है, शासी परिषद का अध्यक्ष कौन हो जाएगा, आपके मुख्यमंत्री। मुख्य शिक्षा सचिव किसका होगा, आपके कार्यकारिणी परिषद का। शिक्षा मंत्री किसका होगा, आपके शासी परिषद का क्या हो जाएगा, आपके उपाध्यक्ष। संगठन राज्यपाल का इसमें कोई रोल नहीं होता है ना, ये राज्यपाल केवल एक केंद्र सरकार की तरफ से भेजा गया एक एजेंट होता है, इनका कोई रोल नहीं होता है। मुख्यमंत्री यहां पे क्या हो जाएगा, आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। लीजिएगा अगला प्रश्न, बालिका शिक्षा फाउंडेशन संगठन के संदर्भ में असत्य कथन को छांटिए। मैं हर बार आपको कहता हूं कि जब भी असत्य, असंगत या नहीं वाले प्रश्न आए उनको पहले गोला कर दीजिए, क्योंकि कभी कभी हम प्रश्न ऑप्शन में इतने उलझ जाते हैं कि मूल प्रश्न क्या है उसको भूल जाते हैं। तो असत्य से आपको पता रहेगा कि इसमें 3 लाइनें सही है और 1 लाइनें जो है वो क्या है, पूरी की पूर्ण रूप से क्या हो जाएगी, आपकी गलत हो जाएगी। दोस्तों सबसे पहला प्रश्न है आपके, शासी परिषद राजनीतिक स्तर पर गठित की जाती है। बिल्कुल, शासी परिषद की जो समिति बनाई जाती है वो राजनीतिक स्तर पर होती है, ये तो बिल्कुल सत्य है। जबकि इसने क्या पूछा है, असत्य पूछा है, तो ये अपना उत्तर नहीं होगा। कार्यकारिणी परिषद प्रशासनिक स्तर पर गठित की जाती है। बिल्कुल, निष्पादन समिति या कार्यकारिणी जो समिति होती है वो किसके लिए होती है, प्रशासनिक स्तर पर होती है, ये भी बिल्कुल सत्य कथन है, ये भी इसका उत्तर नहीं होगा। शासी परिषद का उपाध्यक्ष शिक्षा सचिव या शिक्षा मंत्री होता है, यह भी सत्य कथन है, बिल्कुल ये भी नहीं होगा। कार्यकारिणी परिषद का अध्यक्ष शिक्षा मंत्री होता है, नहीं होता है भाई। कार्यकारिणी परिषद का जो अध्यक्ष होता है वो मुख्य शिक्षा सचिव होता है। तो यहां पे आपका उत्तर हो जाएगा, यहां पे कौन सा असंगत कथन है दोस्तों, डी वाला कथन जो है वो क्या हो जाएगा, बालिका फाउंडेशन के संदर्भ में असत्य हो जाएगा। बाकी तीनों कथन यहां पे क्या हो जाएंगे, आपके सही हो जाएंगे। बालिका शिक्षा फाउंडेशन के उद्देश्य क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य भी, बालिका फाउंडेशन का निर्माण क्यों किया गया था, तो मैंने पहले ही बता दिया। बालिका फाउंडेशन का निर्माण करने का सबसे बड़ा उद्देश्य था बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना, बालिका शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना। ये जो लैंगिक गैप बना हुआ है कि लड़के अधिक पढ़ते हैं लड़कियां कम पढ़ते हैं, लैंगिक गैप को क्या करना दोस्तों, कम करना, या लैंगिक भेदभाव को कम करना। बालिका को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना है ना, उनको कई प्रकार के पुरस्कार देकर के अभिप्रेरित करना, बालिकाओं के अंदर एक विश्वसनीयता पैदा करना कि वो विद्यालय के अंदर सुरक्षित है,
है ना। ये इनका पूरा का पूरा उद्देश्य से एक मोटे तौर पर आप कह सकते हो कि लड़कियों को लेकर के, बालिकाओं को लेकर के बड़े टारगेट पर इस संस्थान का निर्माण किया गया था, इस एनजीओ को चलाया गया था। अब देखिएगा, बालिकाओं के विकास को समान अवसर देना, बिल्कुल लड़कों के समान लड़कियों को भी आपको शिक्षा के क्या मिलने चाहिए दोस्तों, अवसर मिलने चाहिए। कभी कभी हम साइकोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं दोस्तों, क्योंकि ये आपके क्या कहलाता है दोस्तों, जेंडर रूढ़िवादिता आप इसको कह सकते हो, लैंगिक रूढ़िवादिता आप इसको कह सकते हो। कि पहले क्या होता था कि आपको जिस समय में आज से 7 साल 100 साल 150 साल 200 साल पहले जाओगे, या अभी भी 50 साल पहले जाओगे, बहुत सारे क्षेत्रों में तो वर्तमान में भी है, कुछ कामों का हमने एक एरिया बांट रखा है, डिविडेशन कर रखा है। ये काम सिर्फ लड़के करेंगे, ये काम सिर्फ लड़कियां करेंगी। ये जेंडर असमानता कहलाती है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई भी काम कोई भी कर सकता है, इसके लिए कोई प्रतिबंध नहीं है कि यही करेंगे। तो जेंडर के अंदर जो ये असमानता बनी हुई है कि जैसे पहले आप देखा कि पायलट जो है पिछले 10 साल के अंतर्गत लड़कियां बनने लगी, पहले नहीं बनती थी, है ना। सेना के अंदर पहले लड़कियां नहीं जाती थी, अब जाने लगी। ये क्या समानता, तो लड़कियों को भी लड़कों के बराबर लाने के लिए, समान अवसर देने के लिए इसका निर्माण किया गया था। बिल्कुल ये सत्य कथन है। प्रतिभाशाली बालकों को नहीं, बालिकाओं के लिए, प्रतिभाशाली बालिका, बालक नहीं है ना, प्रतिभाशाली बालिका को तकनीकी तथा उच्च शिक्षा प्राप्त करना, बिल्कुल इनको टेक्निक से जोड़ना, आईसीटी के माध्यम से, नवाचारों के माध्यम से इनको शिक्षा देना और उच्च शिक्षा की ओर लेकर के जाना। जो आपकी इंजीनियरिंग, डॉक्टरी, है ना, साइंटिस्ट या रो लेवल की जो पढ़ाइयां होती है, उन पढ़ाइयों के अंदर भी इन बच्चों को जोड़ना, है ना। सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन जो होते हैं उनके माध्यम से, कंप्यूटर शिक्षा के माध्यम से बच्चों की तकनीकों को ऊपर उठाना। बालिकाओं को 100% नामांकन एवं ठहराव प्राप्त करना, बिल्कुल बालिकाएं क्या होती है, शुरू में विद्यालय आ जाती है, तीसरी चौथी में पढ़ करके ग्रामीण परिवेश के अंदर बाल विवाह चलते हैं, उन बच्चों को क्या कर देती है, छोड़ा करके लेकर के चली जाती है कि नहीं हम इनकी शादी वादी होगी या नहीं पड़ेगी। लेकिन प्रोत्साहन से क्या होता है, कभी प्रथम आने पर 5,000 रुपए दिए, कभी 3,000 रुपए दिए, कभी 5,000 रुपए। तो ग्रामीण परिवेश के अंतर्गत या उनके पेरेंट्स जो होते हैं इससे मोटिवेट होते हैं, अभिप्रेरित होते हैं और बच्चों को विद्यालय के अंदर रोके रखते कि नहीं बच्ची अच्छी उपलब्धि प्राप्त कर रही है। तो उनके नामांकन और ठहराव को करने के लिए, ड्रॉप आउट को कम करने के लिए यहां पर यह चलाई गई थी। बिल्कुल सारी बातें यहां पर सही है, यहां पर उत्तर आपका निकल जाएगा उपयुक्त सभी। ये सारी बातें बालिका शिक्षा फाउंडेशन के संदर्भ में क्या हो जाएगी दोस्तों, सत्य हो जाएगी भाई। लीजिएगा अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपके पास में, गार्गी पुरस्कार योजना कब प्रारंभ की गई भाई। गार्गी पुरस्कार योजना, इससे तो कोई बच ही नहीं सकता है, सब लोगों को पता होगा, इतनी पढ़ रखी होगी आप लोगों ने। 1997, 98, 1999 में, 2000, 2001 या 2002-03 कब प्रारंभ की गई थी गार्गी पुरस्कार योजना। गार्गी पुरस्कार योजना ये सबसे लड़कियों सबसे पॉपुलर पुरस्कार है, जो सब लोगों को मुंह पे याद रहता है कि गार्गी पुरस्कार कब दिया जा रहा है भाई। देखिएगा यहां पे 2 ऑप्शन है, यदि आपको अलग अलग सन पूछा जाएगा उस वक्त इसका उत्तर सही होगा 1998, लेकिन जब सत्र पूछा जाएगा तो सत्र आपका सही होगा 1997 से 1998। दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है। सत्र जो चल रहा था वो 1997-98 चल रहा था, और ईयर जो चल रहा था, वर्ष जो चल रहा था वो क्या चल रहा था, 1998। शिक्षा में सत्र होता है, ईयर का महत्व कम होता है, सत्र का महत्व ज्यादा होता है। ये कौन से सत्र में प्रारंभ की गई थी, आपके 1997-98 के अंतर्गत ये पुरस्कार जो है दोस्तों शुरू किया गया था। ये किन बालिकाओं के लिए था दोस्तों, ऐसी बालिकाएं जो आपके विद्यालय स्तर के अंतर्गत अधिक अंकों को प्राप्त करती हैं, या अंकों से जितने पैरामीटर बनाए गए कि इतने परसेंटेज उससे अधिक अंक प्राप्त करने पर इन बालिकाओं को 6,000 रुपए की अनुदान राशि या पुरस्कार के रूप में दिए जाते हैं, ताकि बालिकाएं अपनी आगे की पढ़ाई जो है दोस्तों अच्छी कर सके। कक्षा इसके अंदर 10वीं क्लास को मेन कर रखा है कि 10वीं क्लास में जो बालिकाएं आपके 75% से अधिक अंक लेकर के आती है, ऐसी बालिकाओं को गार्गी पुरस्कार से दोस्तों नवाजा जाता है, और इसके अंदर 6,000 रुपए मिलते हैं। पहले जब ये था आपके, पहले इसके अंदर ये 2 सिस्टम था कि जब बच्ची 10वीं पढ़ करके 11वीं क्लास में जाती तो उसको 3,000 रुपए मिलते, 12वीं क्लास में जाती तो 3,000 रुपए और मिलते। लेकिन 2019 में जो है इसके अंदर परिवर्तन कर दिया है, अब बच्ची को एक मुश्त 6,000 रुपए दे दिए जाते हैं कि बालिकाएं जैसे ही उसके 75% से अधिक बनेंगे, बसंत पंचमी के दिन जो है उनको 5,000 रुपए जो है 6,000 रुपए की राशि जो है दोस्तों उनको क्या कर दी जाएगी, अनुदान कर दी जाएगी। एक चीज खास चीज जो आपको इसके संदर्भ में ध्यान रखनी है वो ये रखनी है कि कोविड-19 चला था, उस वक्त सत्र 2021-22 के अंतर्गत 75% की जगह पे परसेंटेज 90% माने गए थे कि 90%, क्योंकि बच्चों को केवल आगे वाली कक्षा में भेजा गया था तो परसेंटेज को बढ़ाना था, क्योंकि उस वक्त सबके परसेंटेज अच्छे बन रहे थे तो इतने गार्गी पुरस्कार देना पॉसिबल नहीं था। तो उस वक्त 90% बनाए थे, वर्तमान में वापस 75 है। देख लेते हैं गार्गी पुरस्कार 1997-98 में गार्गी पुरस्कार का क्या हुआ था दोस्तों, प्रारंभ हुआ था, सत्र यह था। वर्ष पूछ ले तो क्या बताओगे, कौन से वर्ग की बालिकाएं आएगी, इसके अंदर कोई पैरामीटर नहीं है, सभी वर्ग की बालिकाओं को इसके अंदर क्या कर लिया गया है दोस्तों, सम्मिलित कर लिया गया है।
कक्षा 10 में 75% से अधिक अंक लाने पर अनुदान राशि दी जाती है उनको 6,000 रुपए भाई। जब ये 1997-98 के अंदर जब ये चल रहा था तब इसकी अनुदान राशि की क्या सीमा थी? बालिका जब कक्षा 11 में जाएगी तो इसको कितने रुपए मिलेंगे? 3,000। और जब वो कक्षा 12 में जाएगी तो उसको और कितने रुपए मिलेंगे? 3,000। लेकिन वर्तमान में एक मुश्त कितने रुपए दिए जाते हैं इनको? 6,000 रुपए। अब ये नहीं, जैसे बालिका 11वीं में आएगी बसंत पंचमी के दिन उनको 6,000 का चेक जो है उनको उपलब्ध करा दिया जाएगा, राशि दे दी जाएगी। आपको और इसके संदर्भ में ध्यान रखना है दोस्तों, पुरस्कार जो है ये किस दिन दिया जाता है दोस्तों? बसंत पंचमी के दिन। 2 पुरस्कार, बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार जो दिया जाता है वो भी बसंत पंचमी को दिया जाता है, और गार्गी पुरस्कार जो दिया जाता है वो भी कब दिया जाता है? आपके बसंत पंचमी को दिया जाता है। प्रत्येक जिला मुख्यालय और पंचायत स्तर पर इसका कार्यक्रम होता है और उनको चेक दे दिया जाता है। इसका जो वित्त पोषण करता है, इसका जो खर्चा उठाता है वो कौन उठाता है दोस्तों? निदेशक माध्यमिक शिक्षा द्वारा। निदेशालय माध्यमिक शिक्षा जो है इस वित्त इसका क्या उठाता है दोस्तों? खर्च का उठाता है। बालिका फाउंडेशन में 2 तरीके की तरीके, एक तो स्वपोषित और एक होती है दोस्तों संस्था के द्वारा पोषित। तो ये जो थी दोस्तों, ये निदेशालय माध्यमिक शिक्षा के द्वारा इसका वित्त पोषण दिया जाता है। कौन, किसका? आपकी इसका। और इसका आपको ध्यान रखना है कि कोविड-19 के दौरान 2020-21 का जो सत्र चला था, 2020-21 के सत्र में जो है दोस्तों इनको जो अंकों का जो अनुदान किया गया था, वो अंकों का अनुदान कितना किया गया था दोस्तों? 90%। जो इनका पैरामीटर रखा गया था वो कितना रखा गया था दोस्तों? 90% इनका पैरामीटर रखा गया था कि 90% जो बालकों के यदि अधिक अंक आएंगे तो उनको इस योजना के अंतर्गत जोड़ा जाएगा, बाकी इनको इस योजना के अंतर्गत नहीं रखा जाएगा। यह सत्र की बात आपको क्या करनी दोस्तों? याद रखनी है। तो 2020-21 में 90%, बाकी जनरली जो है अभी वर्तमान में कितने होंगे? 22-23 में फिर से 75% कर दिए गए हैं। यह आपको इसके संदर्भ में ध्यान रखना है। अब यहां पर पूछ लिया तो क्या सही हो जाएगा? 1997-98। चलिएगा अगला प्रश्न। 2020-21 में गार्गी पुरस्कार के लिए कोविड-19 के दौरान कितने प्रतिशत निर्धारित किए गए दोस्तों? कितने प्रतिशत निर्धारित किए गए? 75%, 90%, 85% या 80%? बिल्कुल, मैंने अभी बताया था कि 20-21 में जो किया गया था वो आपके कितना किया गया था? 90% रखे गए थे, और वर्तमान में जो है वापस इनके कितने प्रतिशत कर दिए दोस्तों? 75%। तो जब तक कोविड-19 आपको प्रश्न में लिखा हुआ नहीं मिले तब तक आपको इस पे नहीं जाना है दोस्तों, क्योंकि ये प्रश्न आपके करंट से भी जुड़ा हुआ मिलता है। करंट भी यही है, 20-21 का कोई पुराना करंट नहीं होता है ना। 22 आपके चल रहा है, साल भर पुराना करंट पूछ लेते हैं, तो दोनों तरीके से होता है। तो ये 90% वाली बात भी हल्की फुल्की से क्या रखना है दोस्तों? ध्यान रखनी है। गार्गी पुरस्कार योजना केवल विशेष वर्ग के लिए, पिछड़े वर्ग की बालिकाओं के लिए, अल्पसंख्यक बालिकाओं के लिए, या प्रत्येक वर्ग की बालिकाओं के लिए? मैंने पहले ही कहा था कि इसमें किसी भी प्रकार का वर्ग नहीं था। कोई चयनित वर्ग की बालिकाएं नहीं थी, कोई अल्पसंख्यक नहीं थी, कोई विकलांग बालिकाएं या ऐसे कोई बालिकाएं नहीं थी। प्रत्येक वर्ग की बालिकाएं जो 10वीं में 75% से अंक अधिक लेकर के आएगी उनको गार्गी पुरस्कार के सम्मान स्वरूप जो दिया जाएगा वो 6,000 रुपए की राशि एक मुश्त में दी जाएगी। आपको इसके संदर्भ में यह याद रखना है। तो यहां पर आपका उत्तर क्या सही हो जाएगा? डी। गार्गी पुरस्कार के तहत राशि प्रदान की जाती है। गार्गी पुरस्कार जो दिया जाता है उसमें कितनी राशि दी जाती है? 6,000, 3,000, 9,000 या उपयुक्त सभी? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा आपके? 6,000 भाई। कितनी हो जाएगा आपके? 6,000। पहले ये राशि 2 किस्तों में दी जाती थी भाई। पहले जो ये राशि दी जाती थी वो कब दी जाती थी दोस्तों? 2 किस्तों में दी जाती थी। 3,000 रुपए एक बार और 3,000 रुपए कब दिए जाते थे आपके? एक बार। लेकिन जब दूसरी बार में जब कहा गया था तो आपके 24 जनवरी 2019 से 24 जनवरी 2019 से प्रसिद्ध शिक्षा मंत्री है जिसको आप जीवन भर कभी नहीं भूल सकते, गोविंद सिंह जी डोडासरा, है ना, जिन्होंने आपके रीट का जो है बढ़िया साफा किया था। तो उन्होंने जो क्या किया था दोस्तों, इसको एक मुश्त करके कितना कर दिया था दोस्तों? 6,000 कर दिया था। ये आपको ध्यान रखना है। 24 जनवरी 2019 से एक मुश्त दी जाती। पहले जो दी जाती थी वो कैसे दी जाती थी? आपके 3-3 हजार रुपए। प्रतिवर्ष बसंत पंचमी को गार्गी पुरस्कार दिया जाता है। प्रत्येक जिला मुख्यालय एवं पंचायत समिति स्तर पर, संभागीय स्तर पर, राज्य स्तर पर या उपयुक्त सभी? अभी मैंने आपको बताया था कि प्रत्येक जिला मुख्यालय एवं पंचायत स्तर पर जो है पुरस्कार वितरित किया जाता है, इनको चेक दिया जाता है। तो यहां पे आपका ए वाला उत्तर सही हो जाएगा, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। गार्गी पुरस्कार योजना का वित्त पोषण कौन करता है? निदेशालय माध्यमिक शिक्षा परिषद बीकानेर, स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर, RACERT उदयपुर या प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय? तो मैंने आपको पहले ही बता लिया कि निदेशालय माध्यमिक शिक्षा परिषद जो है इसका वित्त पोषण करता है। इसका जो खर्चा उठाने का काम करता है वो कौन करता है दोस्तों? माध्यमिक शिक्षा परिषद करता है। तो ये वाला उत्तर यहां पर क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। ये लीजिएगा, आपकी बेटी योजना कब प्रारंभ की गई? 2004-5, 2005-6, 2006-7 या 2007-8? आपकी बेटी योजना कब प्रारंभ की गई?
2004-5, 2005-6, 2006-7 या 2007-8? देखिए सही उत्तर 2004-5 होगा, लेकिन समझ लेते हैं। आपकी बेटी योजना का शुभारंभ किया गया था दोस्तों 2004-5 के अंतर्गत। इसमें क्या था कि ऐसी बालिकाएं जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही है तथा उनके माता पिता नहीं हो या माता पिताओं में से कोई एक ना हो, माता ना हो या पिता, या तो माता पिता दोनों की मृत्यु हो गई हो या माता या पिता में से किसी एक की मृत्यु होगी, ऐसी बालिकाएं जो कक्षा पहली से लेकर के 12वीं तक पढ़ती है और प्रत्येक कक्षा के अंतर्गत अपनी प्रथम वरीयता लेकर के आती है, प्रत्येक कक्षा में फर्स्ट आती है, तो ऐसी बालिकाओं को दोस्तों सहयोग के रूप में जो राशि दी जाती है वो 2 रूप में दी जाती है दोस्तों। कक्षा 1 से 12 तक प्रत्येक कक्षा में वरीयता लाने पर पहले जो दी जाती थी वो तो दी जाती थी कि पहली से 8वीं तक वाली बच्ची को 1100 रुपए और 9वीं से 12वीं तक पढ़ने वाली बच्ची को कितने रुपए दिए जाते थे? आपके 1500 रुपए। लेकिन आपको ध्यान रखना है यहां से 24 जनवरी 2019 से जो है इस योजना को क्या कर दिया गया है दोस्तों? बढ़ा दिया गया है भाई। 24 जनवरी 2019 से इनको क्या कर दिया गया कि इनकी राशि के अंतर्गत आपके 1,000 रुपए जो है दोस्तों क्या कर दिए गए थे? बढ़ा दिए गए थे। किसने बढ़ाए थे दोस्तों? तो ये भी क्या याद रखोगे आपके डोडासरा जी ने, है ना। 24 नवंबर 2019 से 1,000 रुपए बढ़ा दिए थे। अब पहली से 5वीं वाले को कितना मिलेगा? आपके 2100 और 9वीं से 12वीं वाले को कितना मिलेगा? आपके 2500 दोस्तों। ये आपको इसका क्या रखना, इसका ऐसा नहीं है ना, ये ध्यान रखिएगा। मैंने इसको आपको ये समझा करके बता दिया था, यहां पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये प्रश्न यहां पे 24 जनवरी 2019 डेट नहीं है ना, ये गार्गी पुरस्कार के लिए इनकी योजनाएं एक मुश्त दी जाती है, लेकिन इसका प्रारंभ जो किया गया था वो 24 जनवरी से नहीं किया गया था ना, वर्तमान में ये की जाती है। ये सत्र 15-16 से शुरू हुआ था। 6000 यहां पे सही हो जाएगा, लेकिन सत्र याद रखिएगा, है ना, वर्तमान में ये नहीं है। देखिएगा आगे। अब देखिएगा ये प्रश्न, आपकी बेटी योजना कब प्रारंभ की गई थी? 2004-5 में, ये इसका आपका उत्तर सही हो जाएगा। फिर आपको ध्यान रखना है आगे वर्तमान में राशि का ध्यान रखना भी। वर्तमान में 1 से 8 तक 2100 रुपए, 9वीं से 12वीं तक 2500 रुपए। पहले 2100 की जगह पे 1100 रुपए थे, अब 1000 रुपए बढ़ा दिए। और यहां पे आपको ध्यान रखना है कि पहले यहां पे 1500 रुपए थे, अब 1000 रुपए बढ़ा दिए, तो कितने हो जाएंगे? आपके 2500 रुपए। ये दोनों संदर्भ, इसके संदर्भ में आपको ध्यान रखना है 24 जनवरी 2019 से। आपकी बेटी योजना के अंतर्गत सरकारी विद्यालय में अध्ययन रत्न कक्षा 1 से 12 तक की बालिकाएं आती है। सरकारी तथा निजी विद्यालयों में अध्ययन रत्न कक्षा से 1 से 12 तक की बालिकाएं, सरकारी तथा निजी विद्यालय में अध्ययन रत्न कक्षा 6 से 12 तक की बालिकाएं या उपयुक्त सभी। देखिए ध्यान रखिएगा, पहली से 12वीं तक की बालिकाओं के लिए योजना है, लेकिन बालिका का सरकारी स्कूल में पढ़ना भी जरूरी है। तो केवल सरकारी विद्यालय में जो बालिकाएं अध्ययन करेगी उसी को इस योजना का क्या मिल पाएगा? आपके लाभ मिल पाएगा। आपकी बेटी योजना के अंतर्गत कक्षा 9 से 12 तक की बालिकाओं के लिए अनुदान राशि कितनी है दोस्तों? देखिए 9 से अनुदान वाले की 2500 रुपए है। पूर्व में कितनी थी दोस्तों? तो पूर्व में यहाँ पे 1500 रुपए थी, 2019 से यहाँ पे 1000 रुपए बढ़ा दिए गए दोस्तों। 2100 है ना, जो अब आपकी राशि जो हो गई वो हो गई 1100 रुपए। जो ये 2100 रुपए जो राशि दी जाती है वो किसको दी जाती है? आपके पहली से 8वीं वाले को। पहले पूर्व में कितनी थी? तो पूर्व में इनके जो राशि थी वो 1100 रुपए थी, 2019 से 1000 रुपए बढ़ा दिया है। तो यहाँ पे ये वाला उत्तर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। यह बताइए बालिका शिक्षा प्रोत्साहन योजना का प्रारंभ कब किया गया? 2005 से 2006-7, 2007-8 या 2008-9? बालिका शिक्षा प्रोत्साहन योजना, यह भी बालिका शिक्षा प्रोत्साहन भी बसंत पंचमी के दिन ही दिया जाता है भाई। इसका सही उत्तर क्या होगा? बालिका शिक्षा प्रोत्साहन योजना 2005-6, 2006-7, 2007-8 या 2008-9? बालिका शिक्षा प्रोत्साहन के सत्र 2008-9 के अंदर शुरुआत हुई दोस्तों आर्थिक रूप से अक्षम बालिकाओं को। ऐसी बालिकाएं जो बीपीएल से बिलोंग करती है या जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही अधिक कम है, ऐसी बालिकाओं को 12वीं कक्षा में 75% से अधिक अंक प्राप्त करने पर 5000 रुपए की एक बार में अनुदान राशि दी जाती है। और यह राशि दी जाती है आपके बसंत पंचमी के दिन। भाई कब दी जाती है? आपके बसंत पंचमी के दिन। शुरुआत कब हुई थी इसकी? 2008-9 में इसकी शुरुआत की गई थी। तो यहां पर याद रखना कि बालिका शिक्षा की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों? प्रोत्साहन की, तो 2008-9 में इसकी शुरुआत हुई थी। और याद रखिएगा बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के अंतर्गत अनुदान राशि कितनी दी जाती है? अभी मैंने आपको बताया था अनुदान राशि दी जाती है 5। बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार का वित्त पोषण कौन करता है? तो जिसका गार्गी पुरस्कार का करता है वही इसका करता है दोस्तों। ए वाला उत्तर इसका क्या हो जाएगा? निदेशालय माध्यमिक शिक्षा उत्तर सही हो जाएगा। और यहां पे ये ध्यान रखना कि ये जो पुरस्कार जो दिया जाता है वो भी किस दिन दिया जाता है? आपके बसंत पंचमी के दिन ही दिया जाता है, जिस दिन आपके कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? गार्गी पुरस्कार दिया जाता है। तो आज की कक्षा के अंतर्गत अपन ने कितनी योजनाओं के बारे में चर्चा की थी दोस्तों? बालिका शिक्षा फाउंडेशन पढ़ा था जिसकी बेसिक जानकारी, उसके बाद में अपन ने बालिका शिक्षा फाउंडेशन के बाद में पढ़ा था गार्गी पुरस्कार, गार्गी पुरस्कार के बाद में अपन ने पढ़ा था इस बार
गार्गी पुरस्कार के बाद आपकी बेटी योजना, और इसके बाद में पढ़ा था अपन ने बालिका शिक्षा प्रोत्साहन। मतलब 4 योजनाओं की बात आज की थी, 10 योजनाओं की बात अपन ने कल की कक्षाओं में की थी। टोटल आपकी योजनाएं कितनी हो गई? 14 योजना मैंने आपको पढ़ा दी है। 2 दिन में क्लासें और लगाऊंगा, 2 दिन की क्लासों के अंतर्गत आपके जो ये जितने भी नए नए हैं वो पूरे हो जाएंगे दोस्तों। बिल्कुल आज आप रिकॉर्डेड क्लास देखिए आपने, इसके लिए धन्यवाद। है ना, लाइव में नहीं ले पाया था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, मेरे लाइव और रिकॉर्डेड में आपको कोई टेंशन ही नहीं है, क्योंकि आपके कोई प्रश्न पूछने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। मैं वैसे भी आपको 100% बता देता हूं। कल संडे है, संडे के दिन मेरी क्लास होगी नहीं। सोमवार से फिर से आपको 8 बजे जुड़ना है। 9 बजे की क्लास भी अभी चलेगी साइकोलॉजी की, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन 8 बजे आपको शैक्षिक परिदृश्य वापस सोमवार को क्लास मिलेगी। है ना, रविवार के दिन में कभी क्लास नहीं, रविवार के दिन आपका अवकाश रहेगा। तब तक आराम से तैयारी करते रहिए, आनंद भी रहिए, साथ साथ में पढ़ते भी रहिए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ में, 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे और शुभ रात्रि।